Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की डिटर्मिनेशन पे बात करेंगे, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की मेजरमेंट जो फर्स्ट टाइम की गई बाय मिलिकॉन एक्सपेरिमेंट। तो यही आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई जा रही है। कि मैं अपने इस लेक्चर को स्कीमेटिक डायग्राम के साथ शुरू करूंगा। आपने प्लीज गौर करना है कि हमारे पास एक डबल वॉल चैम्बर है, आप इसको कंटेनर भी कह सकते हैं। इस कंटेनर के अंदर एक तरफ ऑटोमाइजर है जिसके अंदर ऑयल मौजूद है। जब हम ऑटोमाइजर से स्प्रे करते हैं तो ये जो ऑयल है ये इस नोजल से निकलता है। जिस तरह से परफ्यूम से शावर आप लेते हैं तो आप देखते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो ये जो इस ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इस नोजल से स्प्रे हो रहे हैं। मैं मजीद चीज़ों को बता दूं, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा कि हमारे पास मजीद इसकी डायग्राम के अंदर क्या कुछ है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास मेटल की दो प्लेट्स हैं, ये अपर प्लेट ए और एक लोअर प्लेट बी। आप देख रहे हैं कि अपर प्लेट के ऊपर एक होल है और ये होल भी हम अपनी मर्जी से बंद या ओपन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बैटरी है जिसको दो प्लेट्स के साथ अटैच किया है स्विच की मदद से। आप देख रहे हैं कि जो प्लेट ए है वो बैटरी के हाई पोटेंशियल और बी प्लेट हाई लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होगी जब स्विच ऑन करेंगे। तो अभी आपको नजर आया कि ये बैटरी जिसके अंदर एरो का निशान लगाया है, तो एरो का निशान जब भी किसी बैटरी के अंदर लगा दिया जाए ये सिंबल होता है एडजस्टेबल वोल्टेज का, यानी हम अपनी बैटरी के वोल्टेज कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये स्विच है जिसको हम जब चाहें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि दो आपको विंडोज नजर आ रही हैं, लेफ्ट और राइट। जरा लेफ्ट विंडो को देखिए, ये लाइट के गुजरने का रास्ता फराहम करती है। ये कोई सुराख नहीं है बल्कि विंडो है ग्लास की और लाइट यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकती है। लाइट क्यों आ रही है? ताकि अंदर होने वाले इन दो प्लेट्स के दरमियान जो भी मामला हो हम उसको अपनी आंख से देख सकें। इस विंडो का नाम W1 है। ये सेकंड विंडो है ऑपोजिट साइड पे। यहाँ पर एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप लगी हुई है। इस माइक्रोस्कोप की पोजीशन आगे पीछे करके हम यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स आएंगे उनको जूम करके देख सकते हैं। हम अपनी आंख से इसको देखना चाहते हैं तो माइक्रोस्कोप हमें सपोर्ट करेगी। तो ये सेकंड विंडो है W2। दो प्लेट्स के दरमियान फासला स्मॉल d है और ये डिस्टेंस हमने फिक्स किया हुआ है। और आप देख रहे हैं अपर प्लेट के अंदर एक होल है। ये वो बातें हैं जो आपको स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर बताई गई। मैं आपको एक अगली स्लाइड के अंदर इनके कंपोनेंट्स को भी दिखा दूंगा कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर। बट अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ के बेटा हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड करना है। आप जरा रिमाइंड करें, ये आर्टिकल आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। आपको याद होगा कि वहां आप ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज पैदा करने के लिए एक्स रेज लेते थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज पैदा करने के कई तरीके हैं। आपकी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक में जो तरीका उसने दिया है हमने उसके अकॉर्डिंग ही स्लाइड को तैयार किया है। अब बेटा होगा क्या कि जब ड्रॉपलेट्स इस नोजल से निकलेंगे तो उन पे चार्ज आ जाएगा। सवाल यह है कि चार्ज क्यों आया? तो थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, ये बात आपको बताई थी कि चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रिमूवल या इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से आता है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि किसी भी चीज को किसी भी चीज से रब करें तो क्या चार्ज आ जाएगा, नहीं। इसके लिए दो चीजों के दरमियान पेयरिंग होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये चीज चूंकि टेक्सचर में नहीं बताई जाती, आपने अपने माइंड में रखनी है कि ऑयल और नोजल ये दो ऐसे मटेरियल हैं जिनके दरमियान पेयरिंग मैच करती है। यानी जब ऑयल के ड्रॉपलेट्स इस नोजल में से निकलते हैं
तो नोजल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है और ऑयल ड्रॉपलेट्स उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। मींस के ऑयल ड्रॉपलेट्स पे नेगेटिव चार्ज और नोजल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो रही है। तो आप ये देखेंगे बेटा इन ड्रॉपलेट्स पे चार्ज आ जाएगा। मैं आपको ये बात लास्ट में बताऊंगा कि तमाम ड्रॉपलेट्स पे चार्ज एक जैसा नहीं आएगा। ठीक है, वजह क्या है देखें। फर्ज कर लें मैं इस ड्रॉपलेट की बात करता हूं जिस पे मैंने कर्सर रखा है। तो हो सकता है इस ड्रॉपलेट ने फ्रिक्शन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हों, तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन से डबल चार्ज आएगा। और ये साथ वाला ड्रॉपलेट है, हो सकता है इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हों, तो इस पे 5 गुना चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन से। किसी पे 7, किसी पे 3 गुना, किसी पे 10 गुना। तो ये सब पे एक जैसा नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज आपके इंटरेस्ट के लिए बताता चलूं कि मिलीकॉन का ये एक्सपेरिमेंट उसने बार बार किया, लेकिन रिजल्ट हर बार डिफरेंट आ रहा था, जो बड़ी परेशान कुन बात थी कि क्या वजह है हर चीज को हम एडजस्ट करने के बाद भी रिजल्ट क्यों डिफरेंट ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा था ये हम कंक्लूजन में देखेंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि ड्रॉपलेट जब इस नोजल से निकले इन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, किसी पे ज्यादा और किसी पे कम। इन ड्रॉपलेट्स को हम स्टडी करेंगे। आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताता चलूं कि कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद ये ड्रॉपलेट्स एटम के साइज के बराबर हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, एटम तो आंख से नजर नहीं आएगा, ना ही ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। तो एटम हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाइंड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने तो एटम को डिस्कस नहीं करना बल्कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिस्कस करना है। सो अब जरा देखते हैं इसका टेक्सचर हमारे पास क्या है। आपके सामने बच्चों एक चीज दिखाई गई है कि हमारे पास जब ये ड्रॉपलेट्स इस नोजल में से निकलेंगे तो आपने नोट करना है कि मैंने पहले बताया कि होल को आप अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं। आपने इसको एक तरफ से देख रहे हैं, जैसे ही चार्ज्ड ड्रॉपलेट इसके अंदर से गुजरा आपने होल को बंद कर दिया, क्योंकि अगर मुसलसल ड्रॉपलेट्स आते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मिनिमम ड्रॉपलेट्स ही एक वक्त में यहाँ से गुजरें ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें। तो ये ड्रॉपलेट इतने छोटे साइज के होते हैं और ये बड़े स्लोली नीचे को गिरते हैं। ठीक है, अब हमने बेटा ये देखना है कि जिस ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया है उसको 2 प्लेट्स के दरमियान फॉल करा रहे हैं। तो हमने स्विच को ऑन किया, इधर देखिए स्विच ऑन किया तो ऊपर वाली प्लेट जो हाई पोटेंशियल से कनेक्ट थी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई, तो नीचे वाली प्लेट ये लो पोटेंशियल पे नेगेटिव हो गई कनेक्ट। तो आप देख रहे हैं दोनों प्लेट्स जो हैं उनके ऊपर चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और 2 प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया जिसको मैं ब्लैक कलर की लाइन से दिखा रहा हूं। और ये लाइंस आप देख रहे हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हैं, और 2 प्लेट्स इतनी करीब करीब हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तकरीबन दोनों प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है बेटा, अब आप जरा गौर कीजिएगा, मैं ये बताने के बाद आपको बताता चलूं कि हमने जिस ड्रॉपलेट को स्टडी करना था ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उसका साइज बड़ा हो गया, जूम हो गया। तो जूम होके आपको ये दिखाया जा रहा है जैसे एक बबल है। ठीक है, और इस बबल के ऊपर मान लीजिए कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो नीचे से ऊपर को लगेगी। क्यों? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाली प्लेट नेगेटिव वाली इसको रिपेल करेगी और ऊपर वाली इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस पे टोटल लगेगी वो नीचे से ऊपर को लगेगी, जबकि इसका वेट डाउनवर्ड है। तो आप बताइए कि इस केस के अंदर the droplet is subjected under 2 forces, vertically downward acting weight and upward acting electric force। ठीक है, तो ये आपकी पहली स्लाइड जो है इसके स्कीमेटिक डायग्राम मुकम्मल हुई। इस डायग्राम को हम डिफरेंट स्लाइड्स में मजीद लेके जाएंगे। अब हम आपको टाइटल दिखाने लगे हैं, तो प्लीज जरा गौर कीजिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्टेटमेंट आपको दिखाई जा रही है। Explain in detail the Millikan's method to find the charge on an electron।
आपने इसके बारे में इंट्रोडक्शन याद रखना है। 1909 में मिलीकॉन ने ये डिवाइस को बनाया और इस एक्सपेरिमेंट और चार्ज को इससे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को फाइंड किया। जरा तारीख तो देखें, 1901 में एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, 1907 और 8 के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और 1909 में उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड कर लिया गया। तो जिस जमाने में ये काम किया गया वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाई गई है, दिस इज नॉट एक्चुअल डायग्राम। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूं कि बेटा हमने अगर इस ड्रॉपलेट को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम उसको दो प्लेट्स के दरमियान रोकना चाहते हैं, सस्पेंड करना चाहते हैं, तो ये जो बैटरी है इसके वोल्टेज को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट दोनों बैलेंस कर जाएं। यानी जितना वेट है उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ताकि दोनों फोर्सेस बैलेंस करें और ड्रॉपलेट के ऊपर टोटल फोर्स 0 हो जाए और ड्रॉपलेट अपनी जगह पे सस्पेंड हो जाए। तो ये हमारा पहला मरहला होगा। तो मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? तो मैंने आपको बताया कि हमारी इस पिछली डायग्राम में आपको दिखाई कितने कंपोनेंट्स थे। कंटेनर या चैम्बर, पैरेलल मेटल की प्लेट्स और ऊपर वाली प्लेट में एक होल है, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, लाइट का सोर्स है जिसके लिए एक विंडो बनी है, एडजस्टेबल बैटरी है जिसके वोल्टेज हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, एक स्विच है, ऑटोमाइजर है जिसकी एक शार्प नोजल है और उस ऑटोमाइजर के अंदर जो ऑयल है उस ऑयल और नोजल के दरमियान पेयरिंग मैच की हुई है, और एक ऑयल है जिसकी डेंसिटी हमें पता है। तो बेटा ये थे वो कंपोनेंट्स जो आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाए। तो ये एक एक्स्ट्रा हमने स्लाइड बना दी कि आपको कंपोनेंट्स के बता दिए जाए कि कितनी तादाद है टोटल कंपोनेंट्स की हमारी इस स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर। सो अब हम जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन की हेडिंग पर। देखिए, दो मेटल की प्लेट्स हैं जो कंटेनर के अंदर रखी हुई हैं। सेपरेशन उन दोनों प्लेट्स के दरमियान स्मॉल डी है। ऊपर वाली प्लेट में एक होल है जिसका नाम H है और दो प्लेट्स के दरमियान जो जगह है उसको रोशन किया जाता है लाइट की मदद से। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि ऑयल ड्रॉपलेट्स का पाथ हम आसानी से स्टडी कर सकें। किसकी मदद से? माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। और दो प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज हैं वो V आपने अप्लाई किए हैं और जिसकी वजह से दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। और ऑटोमाइजर का क्या काम था कि वो स्प्रे करे और ऑयल ड्रॉप वहां से निकले। कहाँ, किसके थ्रू? नोजल के थ्रू। और आपको पता है कि जब नोजल से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे तो उन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि नोजल ऐसे मटेरियल की है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से नोजल तो पॉजिटिवली चार्ज्ड और ड्रॉपलेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। उन ड्रॉपलेट्स को स्टडी करना है। ये बच्चों वो सारी बातें हैं जो हमने इससे पहली डायग्राम के अंदर आपके सामने देखी हैं। तो मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लेके जा रहा हूं। ये जो बातें आपको बताई हैं ये इस स्लाइड में दोबारा बता दी जाएंगी। देखें, ये कंटेनर है, इसके अंदर दो मेटल की प्लेट्स हैं, एक अपर प्लेट, लोअर प्लेट। अपर प्लेट में होल है, ऊपर अपर प्लेट को बैटरी के हाई पोटेंशियल, बी को लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया, एडजस्टेबल वोल्टेज की बैटरी है, एक स्विच है और उसके अलावा आपने देखा विंडो है जिससे एक लाइट आ सकती है। और इस पाथ को देखने के लिए दूसरी तरफ से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है जिसमें हम इसको स्टडी करेंगे। अपर प्लेट में होल है, ये भी आपको दिखा दिया गया। दो प्लेट्स के दरमियान फासला स्मॉल डी है और ऑयल ड्रॉपलेट्स जब यहाँ से निकलेंगे उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने वजह बता दी क्यों। और इन ड्रॉपलेट्स को जैसे ही होल से गुजरेंगे आपने होल को बंद कर देना है और इधर से आपने इसको ऑब्जर्व करना है। जब आप स्विच को ऑन करेंगे अपर प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, लोअर प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, दो प्लेट्स के दरमियान फील्ड पैदा हो जाएगा। ये आपको नजर आ रही हैं फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे को। और जिस ड्रॉपलेट को स्टडी करना है उसको जूम करके आप देख रहे हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है आप ऊपर को, वेट लग रहा है नीचे को। ये सारी स्कीमेटिक डायग्राम हमने दोबारा देख ली स्लाइड के अंदर।
अब हम वर्किंग, एक हेडिंग है, इस वर्किंग की बात बच्चों करने लगे हैं। आपने अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखनी है। The oil droplets gets charged because of friction between the walls of atomizer। पहली बात है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, मैंने वजह बता दी। किस वजह से? क्योंकि जब नोजल से निकलते हैं फ्रिक्शन से, तो फिर ये मिस्ट की शक्ल में निकलते हैं और इनको गुजरना पड़ता है होल में से। ये बात आपको टेक्सचर के अंदर बता दी गई और मैं भी आपको 2-3 बार ये बात रिपीट कर चुका हूं। और फिर आप इस होल को बंद करेंगे और इस ड्रॉपलेट को स्टडी करेंगे। नाउ टू ऑब्जर्व द ड्रॉपलेट स्टेशनरी, यहां से पहला मरहला शुरू होता है वर्किंग का, कि हमने ड्रॉपलेट्स को स्टेशनरी करना है, यानी अपनी जगह पे साकिन करना है। ऐसा कब होगा? देखें बेटा, ऐसा तब होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट की फोर्स दोनों बैलेंस होंगी। देखो, वेट की फोर्स तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं चेंज हो सकती ड्रॉपलेट के लिए, तो आपको इसको तो कम या ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतनी कम होगी। तो प्लेट्स के वोल्टेज हम इस तरह से स्लोली एडजस्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स वेट के एग्जैक्टली बराबर हो जाए। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स वेट से ज्यादा हुई तो ड्रॉपलेट नीचे से ऊपर को एक्सेलरेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कम हुई, वेट ज्यादा हुआ, तो फिर ड्रॉपलेट नीचे को एक्सेलरेट करेगा। तो ये कहीं भी एक्सेलरेट ना करे, इसके लिए जरूरी है एडजस्ट करें इलेक्ट्रिक फील्ड को बिटवीन द प्लेट्स। इसीलिए मैंने देखें बैटरी के साथ वर्ड लिखा है एडजस्टेबल वोल्टेज की बैटरी, यानी हम इसको अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे पंखे का डिमर होता है ना, हम पंखे की स्पीड कम ज्यादा करते हैं बटन से, ठीक है? तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दो प्लेट्स के दरमियान इस तरह से एडजस्ट करें क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट की फोर्स दोनों बराबर हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो ड्रॉपलेट अपनी जगह पे स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्किंग की पहला मरहला हुआ क्या, हाउ टू मेक द ड्रॉपलेट स्टेशनरी। For this purpose, it is necessary that the downward acting weight is balanced by electric force. So, for this purpose, we adjust the voltage of battery in such a way that the electric force is balanced by the weight. So, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में मैं सिर्फ ये दो प्लेट्स और उनके दरमियान ड्रॉपलेट दिखाऊंगा, क्योंकि अब हम ड्रॉपलेट को स्टेशनरी कर चुके हैं। तो अब अगली स्लाइड में मैं ये सारा चैम्बर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं सिर्फ ड्रॉपलेट को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके चल रहा हूं, आपको गौर कीजिएगा। देखें बेटा, ये वो ड्रॉपलेट है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रही है, और ये ड्रॉपलेट यहाँ पे स्टेशनरी हो गया, रुक गया। ऐसा कब हुआ? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गई। जरा अपने माइंड में लाइए, आपने कूलम, आपने चलें, अगर ड्रॉपलेट का मैस स्मॉल m है और ड्रॉपलेट पे चार्ज q है, तो देन हम क्या करेंगे? ये आपने फार्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्यू ई, यकीनन आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन। और आपको ये भी पता है E किसके बराबर है? V ओवर D के। यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये रिलेशन कहाँ से आया? तो बेटा, ये कोई नया रिलेशन नहीं है, ये वही रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था। मैं इसी पेज के ऊपर लास्ट पे ये आपको रेफरेंस भी दे दूंगा, याद करें। फिलहाल जुबानी देख लें कि आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन क्या था? E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D है, तो डेल्टा R को D से रिप्लेस कर दिया और डेल्टा V की जगह V लिख लिया, और माइनस के साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस सिर्फ ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। तो ये आर्टिकल आपने जरूर पढ़ा हुआ है, तो ये उसी से E की वैल्यू को हमने निकाला है। तो इस E की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा? सो
प्लीज गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई Q V/D और ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg है। और हम ऊपर देख चुके हैं दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं, तभी तो ड्रॉपलेट स्टेशनरी हुआ है। तो इसको बैलेंस करने के बाद हमने क्या कहा, QV/D इज इक्वल टू mg। सो Q किसके बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया mg/d/v। इसको आपके सामने कहा जा रहा है इक्वेशन नंबर 1। प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा, इस इक्वेशन से चार्ज ऑन ड्रॉपलेट फाइंड हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे पास देखें वोल्टेज कितने एडजस्ट किए हैं, ये तो हमें पता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। डिस्टेंस दो प्लेट्स के दरमियान ये भी पता है, जी का भी पता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मैस का नहीं पता। अगर हमें मैस का पता चल जाता तो ये बात यहीं पे खत्म हो जानी थी, लेकिन चूंकि ड्रॉपलेट का मैस हमारे पास नहीं है तो हमें अब अपनी बात को, पहले इस मैस को फाइंड करना पड़ेगा। ये रिलेशन मैंने आपको कहा था, मैं बता दूंगा तो याद कीजिए, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V/डेल्टा R। याद आया इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आता, तो डेल्टा V की जगह V और डेल्टा R की जगह D। ठीक है, E इज इक्वल टू V/D। ये बेटा वो है जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट पे इस पेज के बता भी दूंगा। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में मैस हमें नहीं है, तो मैस को फाइंड करना हमारा काम है। मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है, आपने इसको अपने माइंड में रखना भी है। वैसे मैं आगे एक स्लाइड के ऊपर सारी इक्वेशंस को इकट्ठा भी कर दूंगा। मैं आप किसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। स्टूडेंट मैस कैसे फाइंड करें? देखें बेटा, मैस हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन डायरेक्टली नहीं पता लग सकता, लेकिन हमें यहाँ पे डेंसिटी सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी किसी भी चीज की कांस्टेंट होती है। तो जो ऑयल हमने यूज किया था उसकी डेंसिटी यकीनन गिवन है, आपके पास डिफरेंट टेबल्स मिल जाएंगे, उस पर तमाम मटेरियल्स की डेंसिटी दी होती है। तो कौन सा ऑयल हमने यूज किया था उसकी डेंसिटी हमें टेबल वैल्यू से मिल जाएगी। और आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। From this result, we may conclude that mass is equal to density multiplied by volume. तो डेंसिटी तो गिवन है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करें? तो बेटा आपको ये बात फर्स्ट ईयर में भी बताई थी, यहां भी सुन लें कि जब किसी पार्टिकल या किसी ड्रॉपलेट का साइज बहुत स्मॉल हो, इंतहाई छोटा हो, तो उसकी शेप को स्फेरिकल लेते हैं आइडियली। ठीक है, जैसे एक फुटबॉल बहुत छोटा जर्रा बन गया हो, समझ गए? तो उस ड्रॉपलेट को हमने किस शेप का मानना, सफियर की शेप में। तो सफियर का वॉल्यूम क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पे इसको पुट करते हैं, सो मैस का रिजल्ट आ गया डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब। ये इक्वेशन हमें बेटा मैस बता देगी। अगर हमें मैस पता लग जाए तो चार्ज पता लग जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम फिर एक नई आ गई, वो ये कि मैस भी तब पता लगेगा जब हमें ड्रॉपलेट का रेडियस पता होगा। अब इतने छोटे से ड्रॉपलेट का रेडियस कैसे पता लगाएं? तो अब देखें, अब रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस जब तक फाइंड नहीं होगा मैस फाइंड नहीं होगी, और मैस जब तक फाइंड नहीं होगी चार्ज फाइंड नहीं होगा। अब रेडियस को फाइंड करना हमारा एक नया प्रॉब्लम आ गया, तो हम उस रेडियस की फाइंडिंग की तरफ चलने लगे हैं। For finding mass of droplet, we are required radius of droplet. तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने इसकी हेडिंग लिखी। बेटा रेडियस को फाइंड करने के लिए अब हम अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाने लगे हैं। वर्किंग के पहले मरहले में क्या किया, ड्रॉपलेट को दो प्लेट्स के दरमियान स्टेशनरी किया, ठीक है। लेकिन अब हम जरा इसकी वर्डिंग को देखिएगा प्लीज। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ क्या मतलब है कि पहले आपने स्विच ऑन किया था ना, दो प्लेट्स के दरमियान फील्ड था, तो फील्ड की वजह से वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बैलेंस की थी। तो यहाँ पे क्या किया कि अब हमने स्विच ऑफ कर देना है। जब स्विच ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो खत्म हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म होगी तो ड्रॉपलेट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के जेरे असर गिरेगा। अब उसको एयर में से गुजरना पड़ेगा
और आपको याद है कि एयर जो है वो अपनी एक ड्रैग फोर्स लगाती है जो हमेशा फ्री फॉलिंग चीज के वेट के ऑपोजिट होती है। मैं आपको ये बात बताने के लिए एक दफा डायग्राम पे ले चलूं आपकी सहूलत के लिए, उसके बाद मैं फौरी तौर पर वापस आता हूं। बेटा इधर देखें, हमने ड्रॉपलेट को स्टेशनरी किया हुआ था, ठीक है, इसको देख लें प्लीज। तो ड्रॉपलेट पहले तो स्टेशनरी था, अब हम स्विच ऑफ करेंगे। जब स्विच ऑफ करेंगे तो प्लेट्स के ऊपर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म हो जाएगी। अब इस पे सिर्फ वेट की फोर्स लगेगी और वेट के जेरे असर ये नीचे को गिरेगा। अब हम अपनी बात को आगे लेके जा रहे हैं जहां से हमने इस स्लाइड पे बात को छोड़ा था। स्टूडेंट्स देखिएगा, जब ये वेट के जेरे असर गिरेगा तो उसको एयर में से गिरना पड़ेगा और एयर जो है वो अपनी एक ड्रैग फोर्स लगाती है, ठीक है। जैसे चलती गाड़ी में से हम हाथ निकालें तो हमारे हाथ पे हवा की मज़ाहमत लग रही होती है, तो ये ड्रैग फोर्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 6 के अंदर। और आपको एक बात याद होगी कि ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के बढ़ने के साथ बढ़ती है। और आपको याद है फर्स्ट ईयर में जहां टर्मिनल वेलोसिटी पड़ी थी ड्रॉपलेट के केस में, फॉग ड्रॉपलेट में, तो आपने एक बात की थी कि एक वक्त आता है कि ड्रैग फोर्स बढ़ती बढ़ती वेट के एग्जैक्टली बराबर हो जाती है, तो तब ड्रॉपलेट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे को गिरता है, जिस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मैं यहाँ 1 मिनट का वक्फा लूंगा आपकी सहूलत के लिए कि ऐसा नहीं समझना कि कोई भी चीज हवा में गिरे तो उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, नहीं। क्या एक छत के ऊपर खड़े होके आप ईंट को छोड़ें तो ईंट का वेट बहुत ज्यादा है और हवा की ड्रैग बहुत कम है, तो कभी भी उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी नहीं कहला सकती। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जरूरी है कि ड्रैग फोर्स वेट के बराबर मैग्नीट्यूड की हो। इसका मतलब है कि आप कभी भी हर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का वर्ड नहीं यूज करेंगे, बल्कि टर्मिनल वेलोसिटी उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं जब वेट और ड्रैग फोर्स बैलेंस कर जाएं। तो ये माइक्रो पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स के लिए ही पॉसिबल है, ये रिजिड बॉडी के लिए आप इस पर को अप्लाई नहीं करेंगे। मैं अब आपको ये चीज दिखा रहा हूं, प्लीज गौर कीजिएगा। अब मैंने सिर्फ ड्रॉपलेट दिखाया, तो स्विच ऑफ होने पर ड्रॉपलेट वेट के जेरे असर नीचे को गिर रहा था, और इधर देखिएगा ये जो ड्रैग फोर्स है हवा की, ये ऊपर को एक्ट कर रही है और ये ड्रैग फोर्स वेट वेलोसिटी के बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और ड्रैग फोर्स के फार्मूले में देखें स्पीड भी आती है 6 पाई ईटा आर वी। हम इस बहस में नहीं फिलहाल जा रहे। तो एक वक्त आता है कि ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में, तो फिर जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रॉपलेट गिरता है उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अब इस बात को अगली स्लाइड के ऊपर डिस्कस करने लगा हूं। इक्वेशन 2 तक हम बात कर चुके हैं, तो हम अब रेडियस को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, स्विच ऑफ किया, ड्रॉपलेट ग्रेविटी के जेरे असर नीचे को गिरा, नीचे गिरता तो उसके ऊपर एयर की ड्रैग फोर्स एक्ट की और ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर हो जाती है। ड्रैग फोर्स बढ़ क्यों रही है, क्योंकि ड्रॉपलेट की स्पीड नीचे को बढ़ रही है, तो स्पीड के बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती है और आखिर वो वेट के बराबर हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो फिर जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो डाउनवर्ड मूव करेगा उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मैं अपनी बात को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाने लगा हूं। प्यारे बच्चों, अब मैं डायग्राम दोबारा दिखाऊंगा आपको क्योंकि इसकी जरूरत थी। तो ये एनिमेटेड डायग्राम है, मैं इसको अब स्पीड से दिखाऊंगा। आपको पता तो है दोनों प्लेट्स हैं, एडजस्टेबल वोल्टेज की बैटरी, ये स्विच, अपर प्लेट में होल है, दो प्लेट्स के दरमियान फासला स्मॉल डी है, एक तरफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, एक तरफ लाइट का सोर्स है, ड्रॉपलेट पे चार्ज आ जाएगा जिसको हम जूम करके देख रहे हैं। ये सारी बात आपको पहले बता दी गई है। उसके बाद हमने क्या किया, स्विच ऑफ किया, ये सारा ये इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म हो गई, ये वेट के जेरे असर डाउनवर्ड मूव किया। ठीक है, और अब हमने देखा कि
जब ये वेट के जरिए से डाउन मूव किया तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट की, और ड्रैग फोर्स जब वेट को बैलेंस करेगी तो ड्रॉपलेट स्लोली नीचे आएगा टर्मिनल वेलोसिटी से। आप इस ड्रॉपलेट को ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये सपोज किया हुआ है, नहीं, आप अपनी आंख से देख रहे हैं। जब आप इस माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो छोटा सा ड्रॉपलेट जो एक जर्रे के बराबर था वो आपको एक बबल की तरह नजर आएगा। आपने अपनी तवज्जो इस बबल के ऊपर रखनी है और आप देखेंगे ये ड्रॉपलेट अब नीचे को गिर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ चलने लगे हैं, रेडियस की कैलकुलेशन। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या जरूरी है, ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बैलेंस कर जाएं। ड्रैग फोर्स का फार्मूला स्फीयर के केस में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, आपके लिए ये नई बात नहीं है, आपने स्फीयर के केस में इसको पढ़ा हुआ है। ड्रैग फोर्स का क्या फार्मूला है, 6 पाई ईटा आर वी, और ये छोटा सा टी लिखा है, टी फॉर टर्मिनल, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कैलकुलेशन। और स्टोक्स लॉ याद आया, और वेट W इज इक्वल टू mg। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास इन दोनों को बैलेंस करने के बाद इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 याद है, मैस किसके बराबर था, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस मैस की वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगे हैं, यहाँ पे। तो हमने इक्वेशन 2 को यूज किया और इस मैस की वैल्यू इस राइट हैंड साइड में यहाँ पे पुट की। तो क्या रिजल्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो वही, राइट हैंड साइड में मैस की वैल्यू है डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ओके, यहाँ पे बेटा आप सिंप्लीफाई करें तो r की 1 पावर, इधर r की पावर 3, तो हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई। देखें r स्क्वायर क्या बनेगा, 6 3s are 18, 18/4, तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 9/2। बाकी आप देखें ईटा वी टी न्यूमिनेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रो और जी 2 के साथ। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो बेटा अब जरा देखिए, इक्वेशन 2 से हमें मैस फाइंड करना था तो रेडियस की जरूरत थी, रेडियस फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसके लिए हमें टर्मिनल स्पीड की जरूरत है, तो पहले टर्मिनल स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्पीड का फार्मूला क्या है जरा देखिए। पहले हमारी इस इक्वेशन में देख लें क्या क्या पैरामीटर हैं। व्हाट इज ईटा, ईटा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, जो रूम टेम्परेचर पे एक डेफिनेट वैल्यू होती है। उसके अलावा रो क्या है, ऑयल की डेंसिटी। Vt क्या है, टर्मिनल स्पीड ऑफ द ड्रॉपलेट, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अब हमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड या टर्मिनल स्पीड फाइंड करनी है। तो टर्मिनल स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी डिटरमाइन स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला आपको बेटा बहुत आसानी से पता है। आप उस ड्रॉपलेट जिसको स्टडी कर रहे थे उसके गिरने का टाइम नोट करें, जब वो दो प्लेट्स के दरमियान गिरा। अब मैं आपको बताऊं, टाइम तो स्टॉप वॉच से मेजर हो जाएगा, लेकिन उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो दो प्लेट्स के दरमियान एक स्केल यूज किया जाता है जो लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग जहां हमने इसको स्टेशनरी किया था, स्टेशनरी करने के बाद उसको छोड़ा, तो छोड़ते ही उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें उस डिस्टेंस को नोट करना है। यानी जब वो टर्मिनल स्पीड से मूव कर रहा था तो उसने कितना डिस्टेंस में ये गिरा और कितने टाइम लगा उसको गिरने में, इन दोनों वैल्यूज की रेशो, यानी हाउ मच डिस्टेंस इट कवर एंड हाउ मच टाइम इट टेक, इन दोनों की रेशो। डिस्टेंस आपको स्केल से पता लग जाएगा क्योंकि आप उसको सामने से व्यू कर रहे थे, और टाइम आप स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे। इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो टर्मिनल स्पीड आ जाएगी। अब हमारी इक्वेशन नंबर 4 भी आ गई है। अब मैं इन चारों इक्वेशंस को एक स्लाइड पे इकट्ठा करने लगा हूं, ठीक है बच्चों, ताकि आपको पता लगे कि किस इक्वेशन से क्या हमने फाइंड करना था। तो अब मैं एक स्लाइड ऐसी आपके सामने दिखाऊंगा जिसपे चारों रिजल्ट एक ही दफा इकट्ठे कर दूं। ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा स्लाइड होगी। इक्वेशन नंबर 1 याद कीजिए, mg d/v,
यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत थी? मैस की। मैस के लिए इक्वेशन नंबर 2 आई। तो मैस कब फाइंड होगा? जब हमें जब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? यानी मैस फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत है? रेडियस की। रेडियस फाइंड होगा इक्वेशन नंबर 3 से। स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। वो तो जाहिर है स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन इस इक्वेशन से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और रेडियस फाइंड कब होगा? तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक टर्मिनल स्पीड का नहीं पता। तो टर्मिनल स्पीड कहां से आएगी? इक्वेशन नंबर 4 से। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 4 के रिजल्ट को 3 में पुट करेंगे तो रेडियस आएगा। इस 3 के रिजल्ट को 2 में पुट करेंगे तो मैस आएगा। मैस के रिजल्ट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो चार्ज आएगा। तो आप देख रहे हैं कितने मरहलों में से हमें गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब है ये मैंने पॉइंट्स जो अभी आपके सामने बोले, इसको मैं टेक्सचर पे दिखा रहा हूं। यूजिंग द वैल्यू ऑफ टर्मिनल स्पीड हम क्या फाइंड करेंगे? रेडियस। टर्मिनल स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस आएगा। फिर रेडियस की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो क्या पता लगेगा? मैस का। और मैस की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो यू गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने आपके सामने रख दिए। आप अगर इसको बतौर एक्स्ट्रा भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप इसको भी अपने कैलकुलेशन में क्वेश्चन में शामिल कर लेंगे तो कोई बहुत इजाफी बात हमने नहीं की। ये भी आपके समझाने के लिए अगर कर देते हैं और आप इसको पेपर में लिख भी लेते हैं तो वेल एंड गुड। बट वी कंक्लूड। अच्छा, कंक्लूजन से पहले बच्चों, कंक्लूजन से पहले मैं आपके सामने एक दो बातें रख दूं कि मिलीकॉन ने ये एक्सपेरिमेंट कई दफा किया। बाजू का तो ये कहा जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट लेकिन 100 टाइम्स किया गया, लेकिन मैं 100 टाइम्स का वर्ड नहीं यूज करता। मैं यही कहता हूं ये एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स किया गया। लेकिन क्या था? हर दफा रिजल्ट डिफरेंट आ रहा था। अब आप हैरान होंगे कि सारी वैल्यूज एडजस्ट करने के बाद, सारे पैरामीटर कंट्रोल करने के बाद, सारी कंडीशन और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के बाद भी रिजल्ट हर बार डिफरेंट क्यों आ रहा था? तो मैं आपको बताऊं कि बेटा ये रिजल्ट इसलिए डिफरेंट आ रहा था कि जब डिफरेंट ड्रॉपलेट्स पे स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंट, तो क्या तमाम ड्रॉपलेट्स पे चार्ज एक जितना आएगा? बिल्कुल नहीं। भाई मुमकिन है किसी ड्रॉपलेट ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हों फ्रिक्शन के दौरान, और किसी ड्रॉपलेट ने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए हों, किसी ने 15 गेन किए हों, किसी ने 2 गेन किए हों, किसी ने 5 गेन किए हों। तो एक जैसा तो रिजल्ट वाकई नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हर बार डिफरेंट आ रहा था, हर बार डिफरेंट आ रहा था। जब उन रिजल्ट्स को एक लिस्ट में रखा और उस लिस्ट को स्टडी किया तो क्या हमें सामने आया? मैं उस चीज को अब स्क्रीन पे दिखाने लगा हूं। मिलीकॉन ने मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स का, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स का चार्ज मेजर किया। हर बार रिजल्ट डिफरेंट आ रहा था, लेकिन उसको एक बात उसको पता लगी, और वो क्या थी कि तमाम वैल्यूज के अंदर, यानी तमाम रिजल्ट्स के अंदर इतनी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की -19 कूलम्ब, इतनी वैल्यू का इंटेग्रल मल्टीपल आ रहा था। इसका क्या मतलब है? यानी किसी ड्रॉपलेट पे चार्ज इस वैल्यू का 2 गुना आ रहा था, तो 2 क्या है? इंटीजर है। और किसी के ऊपर इस वैल्यू से 5 गुना आ रहा था, किसी पर 10 गुना आ रहा था। यानी हर रिजल्ट में इस वैल्यू का इंटेग्रल मल्टीपल मौजूद था। यानी इससे कभी 2 गुना, इससे कभी 5 गुना, इससे कभी 10 गुना। ठीक है, तो फिर उसने क्या कंक्लूड किया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही होगा। क्यों भला? क्योंकि बेटा इससे 2 गुना कब आएगा? जिस ड्रॉपलेट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। और इससे 5 गुना कब आएगा? जिस ड्रॉपलेट ने सॉरी मैं रिपीट कर दूं, इससे 2 गुना चार्ज कब आएगा? जिस ड्रॉपलेट ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। और इससे 5 गुना कब आएगा? जिस ड्रॉपलेट ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इस वैल्यू का इंटेग्रल मल्टीपल आ रहा था।
तो पता लगा कि फिर ये कंक्लूड किया गया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही है। अब इससे पहले कि मैं इस बात को ख़त्म करूं, मैं आपके सामने बच्चों उस डायग्राम को जो प्रीवियस है सिर्फ आपकी सहूलत के लिए एक दफ़ा आखिर में रखने लगा हूं, प्लीज़ गौर कीजिएगा। ये ज़रा गौर कीजिए, ये आपको शावर सा नज़र आ रहा है। तो क्या इन तमाम ड्रॉपलेट्स पे चार्ज एक जितना आएगा? बिल्कुल नहीं। मुमकिन है कि इस ड्रॉपलेट पे ने फ्रिक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हों, इसने 5 गेन किए हों, इसने 10 गेन किए हों, इसने 15 गेन किए हों, इसने 3 गेन किए हों। तो इसका मतलब है 2 किसने गेन किए? जिसने 2 गेन किए उस पे 1 इलेक्ट्रॉन से डबल चार्ज आएगा। जिसने 5 गेन किए उससे 1 इलेक्ट्रॉन से 5 गुना चार्ज आएगा। जिसने 10 गेन किए उस पर 1 इलेक्ट्रॉन से 10 गुना चार्ज आएगा। तो बेटा कंक्लूजन का हमारे पास जो पॉइंट है वो यही बता रहा है कि मिलिकॉन को फिर ये मिला कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिर इतना ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे रिजल्ट में इस वैल्यू के इंटेग्रल मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू सब में कॉमन थी, इसका इंटेग्रल मल्टीपल हर वैल्यू में आ रहा था। सो he may conclude that a single electron must possess this value of charge 1.6 into 10 की -19 कूलम। तो ये जिस जमाने में किया गया 1909 में, उस जमाने में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आज तो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, तो उन टेक्निक्स के साथ के रिजल्ट्स जो है वो तो इस रिजल्ट को वेरीफाई कर ही रहे हैं, लेकिन आज की मॉडर्न वर्ल्ड की बात तो और है। लेकिन 1901 के अंदर ये बात इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाइंड करना, दैट वाज ए ह्यूज अचीवमेंट। मैं अब आपको एक एक्स्ट्रा स्लाइड में कुछ आपको ब्लॉक, कुछ आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम्स के लाइट का। देखें, ये एक कंटेनर है, इसकी शक्ल किसी तरह की भी हो सकती है। जैसे ये दो आपको दिखाई गई डायग्राम्स, बात एक ही है। देख रहे हैं, एटॉमाइजर है, एटॉमाइजर ने स्प्रे किया ड्रॉपलेट्स में। ऊपर वाली प्लेट देख रहे हैं, इसमें छोटा सा होल है, इधर से ड्रॉपलेट नीचे आएगा। ड्रॉपलेट पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एक तरफ से लाइट का सोर्स है देखने के लिए, दूसरी तरफ से टेलीस्कोप है। एक तरफ से लाइट है पाथ को विजिबल करने के लिए, और देखने के लिए टेलीस्कोप है, और ये बैटरी। ठीक है, तो इसकी डायग्राम स्कीमेटिकली किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है। आप इसे कलरफुल भी कर सकते हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स जैसे भी करेंगे एक ही बात रहेगी। लेकिन यहाँ तो आपने देखा ड्रॉपलेट के ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज आ गया एटॉमाइजर की नोजल से निकलते हुए। बाज़-औक़ात आप क्या करते हैं कि ये ड्रॉपलेट है, ये एटॉमाइजर है, इसमें ऑयल है, ऑयल का स्प्रे किया, ड्रॉपलेट्स निकले, पिन होल में से गुजरे, और एक तरफ एक्सरे का सोर्स है। ये देख रहे हैं एक्सरेज, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ये एक्सरेज अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं, और एक्सरेज की पेनिट्रेशन से इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। सो चार्जिंग का प्रोसेस आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और बाय एक्सरेज भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। बाकी देख लें, टेलीस्कोप यहाँ भी मौजूद है, 2 प्लेट्स हैं, ऊपर वाली प्लेट में होल आपको नजर आ रहा है, अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट नेगेटिव, और ड्रॉपलेट को यहाँ पे स्टेशनरी करना है पहले मरहले में। स्टेशनरी करने के बाद इसको छोड़ना है, ये डाउनवर्ड गिरेगा, वेट और ड्रैग फोर्स बैलेंस करेगी, फिर टर्मिनल स्पीड आएगी, और फिर आप बाकी प्रोसेस जो भी आपको बताया। तो ये एक एक्स्ट्रा आपको डायग्राम्स भी दिखा दी गई, तो आप इनको भी अपनी कंसिडरेशन में रखें। इसकी शक्ल किसी भी तरह से हो सकती है, कंपोनेंट्स इसके यही होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझ आया होगा। अब लास्ट हमारे पास जो मिनट्स हैं, इसके अंदर मैं आपको इसकी सारी स्लाइड्स एक दफ़ा दिखा देता हूँ। वैसे तो ये लेक्चर आपके पास अब YouTube पे अपलोड किया जाएगा, तो ये लेक्चर आप वीडियो को जहाँ चाहें स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट मैं ये सारी बातें एक दफ़ा दोबारा आपके सामने रखने लगा हूँ। लेकिन ज़ाहिर अब हम इस पर उतना टाइम तो नहीं लेंगे, हम तो जस्ट इसको अब व्यू कराएंगे।
ये कंटेनर है, ऑटोमाइजर है, इसमें ऑयल है जिसकी डेंसिटी आपको पता है। इस ऑयल की पेयरिंग इस ड्रॉपलेट, इस ऑटोमाइजर की नोजल के साथ है। ड्रॉपलेट जब इससे निकलते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। दो मेटल की प्लेट्स हैं, ऊपर वाली प्लेट में होल है ए और बी। बैटरी है जिसके वोल्टेज एडजस्टेबल है, एक स्विच है जिसको हम जब चाहें ऑन और ऑफ कर सकते हैं। एक तरफ लाइट का सोर्स है, ठीक है, विंडो 1, और एक तरफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है। दो प्लेट्स के दरमियान फासला फिक्स है, अपर प्लेट में होल है। जब ड्रॉपलेट यहाँ से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट आएगा, होल को बंद कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे, दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ड्रॉपलेट यहाँ पे स्टेशनरी कब होगा? जब वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बैलेंस करेंगे। ऐसा करने के लिए प्यारे बच्चों बैटरी के वोल्टेज को आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला मरहला आपका ये था। कितने कंपोनेंट्स हैं ये आपको बता भी दिए इससे पहले भी, और ये आपको स्क्रीन पे दोबारा दिखा दिए गए। फिर आपने कंस्ट्रक्शन में क्या कहा, यही वो बातें हैं जो कंस्ट्रक्शन में है। कंटेनर, सेपरेशन दो प्लेट्स के दरमियान डी, ऊपर वाली प्लेट में होल एच, लाइट का सोर्स है जो पाथ को विजिबल करने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद से यूज होता है। एक वोल्टेज है जिसको दो प्लेट्स के दरमियान लगाया गया है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जा सके। ऑटोमाइजर से स्प्रे करेंगे, ऑयल ड्रॉप निकलेंगे नोजल के थ्रू और उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कंस्ट्रक्शन का टेक्सचर भी अब आपको क्लियर होना चाहिए। दोबारा से ये डायग्राम, अब हमने इसमें ड्रॉपलेट को स्टेशनरी करने की बात की है। तो वर्किंग में क्या है, ड्रॉपलेट पे चार्ज आ जाएगा जब वो नोजल्स की वॉल से गुजरेंगे और मिस्ट की शक्ल में ये ड्रॉपलेट जो है वो होल में से पास करेंगे और हमने होल को बंद भी कर देना है, ठीक है। और इस ड्रॉपलेट को स्टेशनरी करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एडजस्ट करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट की फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएं। ऐसा कब ऐसा करेंगे तो ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो जाएगा। ये हमने अलग से दिखाया। ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट बैलेंस हो रहे हैं, और इसको बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई, और E किसके बराबर है? V ओवर D। तो ये बातें आपके सामने हैं। वेट की वैल्यू mg, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 1। हमें मैस चाहिए था, तो मैस के लिए हमने डेंसिटी का सहारा लिया। डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हम ये जानते हैं कि माइक्रो पार्टिकल्स की शेप स्फेरिकल ही ली जाती है। वॉल्यूम का फार्मूला यू आर फेमिलियर अबाउट इट। इसको पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इस इक्वेशन नंबर 2 को से हम मैस को फाइंड करेंगे, लेकिन मैस फाइंड करने के लिए वी आर रिक्वायर्ड रेडियस। रेडियस के लिए क्या किया था बच्चों? आपको याद है, स्विच ऑफ किया था ताकि ड्रॉपलेट अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड फॉल करे, और डाउनवर्ड फॉल करते हुए उस पर ड्रैग फोर्स लगेगी जो बढ़ते बढ़ते आखिर वेट को बैलेंस कर देगी। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गिरेगा उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, वेट और ड्रैग फोर्स जब बैलेंस करेंगी। तो ऐसा कब होगा ये आपके सामने इसी प्रीवियस एनिमेटेड डायग्राम के साथ हम इस चीज को बता रहे हैं। यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो चुका था, ये पहले तो स्टेशनरी हुआ था, फिर स्विच ऑफ किया, तो ये वेट और ड्रैग फोर्स अब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है बल्कि वेट के मुकाबले में एयर ड्रैग एक्ट कर रही है। ड्रैग फोर्स और वेट दोनों की फार्मूलों को पुट किया। यहां से हमने मैथ्स के रिजल्ट को जो इक्वेशन नंबर 2 से निकाला था यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर फाइंड किया। तो रेडियस कैसे फाइंड होगा जब तक हमें टर्मिनल स्पीड का नहीं पता? हाउ यू डिटरमाइन टर्मिनल स्पीड? टर्मिनल स्पीड फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम की रेशो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस रेशो को फाइंड कर लें तो आप टर्मिनल स्पीड को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने चारों चीजें आपको दिखा दी थी, चारों इक्वेशन दोबारा से जो एक्स्ट्रा है, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 4 इक्वेशन टर्मिनल स्पीड देगी, इसको पुट करेंगे थर्ड में तो रेडियस आएगा, इस रिजल्ट को 2 में पुट करेंगे तो मैस आएगा, इसके रिजल्ट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो चार्ज आएगा। तो देखें हमें कितने मरहलों में से इसको गुजारना है। वट वी कंक्लूड, जब भी इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया रिजल्ट हर बार डिफरेंट आ रहा था, लेकिन इस वैल्यू का इंटेग्रल मल्टीपल आ रहा था। तो ही may conclude that a single electron must possess this definite value of the charge. Hopefully you get it.
मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने लास्ट 5 मिनट्स में ये सारी स्लाइड्स आपके सामने रिपीट भी कर दी, लेकिन आपने इसको स्लाइड पे नहीं रहने देना। अपने अंडरस्टैंडिंग की बेटरमेंट के लिए आप इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर अपनी पेपर पेंसिल के साथ इसे हल करेंगे, इसे लिखेंगे अपनी, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। टाइम नहीं आया आज।